गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पास व्याकरण का टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। इससे पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा के भेद पढ़े थे। भाषा के मुख्य दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक भाषा सांकेतिक भाषा भी होती है जो संकेतों के माध्यम से कार्य करती है, लेकिन वह भाषा हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए उसके बारे में विस्तार से अध्ययन नहीं करते। अब हमारे पास व्याकरण का दूसरा टॉपिक है लिपि। लिपि अर्थात लिखने की शैली। यहाँ पे क्या है, लिपि का शाब्दिक करते हैं लिखावट या फिर लिखने की विधि। हम किस प्रकार से लिखते हैं, हमारे लिखने की विधि क्या है, हमारे लिखने की शैली क्या है, उस सब का जो ज्ञान है वो लिपि के माध्यम से होता है। अब आगे इसकी परिभाषा में बताया है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हम जो ध्वनियां, जो साउंड, जो स्वर हम लिखते हैं, जो उसमें निश्चित चिन्ह लगाते हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, इस प्रकार के आदि विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह लगाते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है, जो भाषा के लिखने की विधि को सार्थक बनाता है, रुचिकर बनाता है। अब आगे इसकी विशेषता में बताया है, प्रत्येक भाषा की अलग लिपि होती है। अनेक प्रकार की भाषाएं हैं और उनको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। हिंदी भाषा का अलग है, अंग्रेजी का अलग है, फारसी का अलग है, उर्दू का अलग है, अर्थात हर भाषा की जो लिपि है वो अलग होती है। दूसरी विशेषता में बताया, ध्वनियों के लिखित चिन्हित रूप को लिपि कहते हैं। हम जिन ध्वनियों को लिखते हैं, उन ध्वनियों को लिखते समय जिस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार की विशेषता उसमें समाहित करते हैं, उन्हीं विशेषताओं को, उन्हीं चिन्हित रूपों को लिपि कहा जाता है। अब कुछ एक भाषाएं हैं जिनकी लिपि के बारे में और वो कैसे लिखी जाती है उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो होती है देवनागरी लिपि, और हिंदी भाषा में हम सामान्य अर्थ में लिखते हैं राम, इसी प्रकार से लिखा जाता है। दूसरी भाषा है संस्कृत, जिसकी भी जो लिपि है वो है देवनागरी, और संस्कृत में जब उस ध्वनि को लिखा जाता है, उस शब्द को लिखा जाता है, तो इस प्रकार के कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो होती है रोमन लिपि, और उन ध्वनियों को लिखने के लिए इस प्रकार के रोमन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अगली भाषा हमारे पास है पंजाबी, जिसकी लिपि है गुरुमुखी लिपि, अर्थात गुरु के मुख से निकली हुई ध्वनियों को ही उन्होंने अपनी एक लिपि बना लिया, जो गुरुमुखी लिपि कहलाई, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है राम। अगली भाषा है तमिल भाषा, जिसकी लिपि है तमिली, जिसकी लिपि है, और तमिल भाषा में राम लिखा जाता है ऐसे। ये उसकी लिखने की शैली है, लिखने का ढंग है। अगली भाषा है उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी लिपि, और फारसी भाषा में जो राम शब्द लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यह हमारे पास था लिपि के संबंध में कुछ तथ्य। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखावट या फिर लिखने की विधि। उसकी परिभाषा होती है कि ध्वनि को लिखते समय हम जिस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। उनकी कुछ विशेषता भी बताई थी कि जितनी भी भाषाएं होती है, अनेकों भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में अनेक प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी भाषा एक समान रूप से नहीं लिखी जाती। दूसरा पॉइंट बताया कि ध्वनियों के लिखित चिन्हित रूप को ही लिपि कहते हैं, अर्थात जो ध्वनि हम लिखते हैं, जिस ध्वनि में जिस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया है, जिस प्रकार की विशेषताओं का प्रयोग किया है, उन्हीं विशेषताओं को, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अब आगे कुछ भाषाओं के, उनकी लिपियों के और उनकी शैलियों के नाम है। हिंदी भाषा, जिसकी लिपि है देवनागरी और वो इस प्रकार से लिखी जाती है। संस्कृत भाषा, जिसकी लिपि देवनागरी है और वो इस प्रकार से लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा, जिसकी लिपि है रोमन लिपि और वो इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार पंजाबी,
जिसकी लिपि होती है गुरुमुखी और वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तमिल भाषा जिसकी लिपि है तमिल और वो इस प्रकार के वर्णों में लिखा जाता है। उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी, जो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अर्थात जितनी भी भाषाएं होती हैं उनकी अलग अलग प्रकार की लिपियां होती है, वो अलग अलग प्रकार की शैलियों में ही लिखी जाती है। हमारे इसी प्रकरण का जो अंतिम टॉपिक है वो है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा शास्त्र है जो हर एक भाषा को विशेष बनाता है। हर एक भाषा में अनेकों प्रकार की अशुद्धियां होती है। उन अशुद्धियों को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। बिना व्याकरण के ज्ञान के हम उन भाषा की विशेषताओं का अध्ययन नहीं कर सकते। तो भाषा के परिभाषा में बताया गया है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, पढ़ने एवं लिखने का बोध करवाता है। व्याकरण का हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, सभी भाषाओं में व्याकरण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बिना व्याकरण के ज्ञान के किसी भी भाषा का ज्ञान विशेष रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता कि भाषा में कितनी अशुद्धियां हैं, जो वर्ण, जो वाक्य, जो शब्द हम बोल रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध, इन सब का ज्ञान केवल करवाने वाला एक ही शास्त्र है जिसे हम कहते हैं व्याकरण शास्त्र। बिना व्याकरण शास्त्र के उन अशुद्ध शब्दों का ज्ञान नहीं किया जा सकता। हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है जिसमें लिखा है, हमार गैया घास चरत रही। हमार गैया घास चरत रही। ये एक अपभ्रंशात्मक अशुद्ध वाक्य है। अब व्याकरण के द्वारा इस वाक्य को शुद्ध कैसे किया जाता है? पहला शब्द है हमार, अर्थात हमसे जुड़ा हुआ है। दूसरा शब्द है गैया, अर्थात गाय। घास चरत रही, चरत अर्थात चरना, और रही से अर्थ है रही है। तो एक बार इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, हमारी गाय घास चर रही है। तो हमारे पास जो शुद्ध वाक्य बना वो है, हमारी गाय घास चर रही है। इस वाक्य को हमने शुद्ध बनाया किसके माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से। व्याकरण ही हमें सिखाता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, कौन सा वचन, कौन सा पुरुष, कौन सा काल इनमें प्रयोग किया जाता है। उन सब का ज्ञान है जो केवल व्याकरण से प्राप्त किया जा सकता है। व्याकरण के कुछ अंग भी हैं, जिसमें सबसे पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार के माध्यम से हम जानते हैं कि वर्ण क्या है, कितने हैं और किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार मतलब कि शब्द क्या है? शब्द हमेशा सार्थक रूप का ही होता है, निरर्थक शब्द की कोई भी विशेषता नहीं होती। और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य श्रेष्ठ है और वाक्य की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो हमारे पास ये जो व्याकरण से जुड़ा टॉपिक था, जिसमें था कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को, केवल हिंदी भाषा को हम विशेष नहीं कह सकते, हर भाषा में व्याकरण की अति आवश्यकता होती है। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा का शुद्ध रूप नहीं दिया जा सकता। उसके लिए किस प्रकार से वो बोली जाती है, किस प्रकार से वो पढ़ी जाती है, किस प्रकार से वो लिखी जाती है, इन सब का ज्ञान हम व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। वो नाक लगे रहने दो ना, मेरा वो गाने देख